हाय, मैं बालकृष्ण खिलजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम डिस्कस करने जा रहा है अबाउट द एंटिटी फ्रेमवर्क। सो बेसिकली हमारा जो लास्ट वाला सेशन था उसमें हम डिस्कस किया था बेसिकली वैलिडेशंस कंट्रोल्स क्या होते हैं। वैलिडेशंस कंट्रोल्स के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वैलिडेशंस कंट्रोल्स वहाँ पे डिस्कस किए थे कि लाइक हमें हमारे पास अगर कोई फॉर्म्स रहता है तो फॉर्म्स के अंदर जो भी यूज़र इनपुट्स आते हैं तो यूज़र इनपुट्स को हम लोग कैसे वैलिडेट करें। तो लाइक वो उसका लाइक सारा प्रोसेस लाइक वे डिस्कस इन द लास्ट सेशंस ओनली। ठीक है, उसके लिए लाइक 3 to 4 सेशंस आई थिंक लाइक वेट कवर्ड फॉर दिस वैलिडेशंस कंट्रोल्स ओनली, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वैलिडेशंस हम लोग डिस्कस किए थे। दैट इज रिक्वायर्ड वाला क्या होता है, स्ट्रिंग लेंथ क्या होता है, देन रेंज वाला क्या होता है, पासवर्ड द कंपैरिजन वाला, लाइक ऐसे बहुत सारे वैलिडेशंस हम लोगों ने वहाँ पे चेक किए थे। एंड नाउ लाइक फॉर द टुडेज सेशन लाइक विल डिस्कस अबाउट लाइक द एंटिटी फ्रेमवर्क्स। So like we will come to like the first point basically like what is entity framework और entity framework basically है क्या, किसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी हमें entity framework की। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि एंटिटी फ्रेमवर्क हमें क्यों चाहिए और एंटिटी फ्रेमवर्क क्या है। हम लोग पहले से डॉटनेट फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं, सो व्हाट अबाउट लाइक द एंटिटी फ्रेमवर्क, एंटिटी फ्रेमवर्क का क्या रोल हो सकता है यहाँ पे। तो देखिए लाइक सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है कि हम लोग जो भी एप्लीकेशन अभी बना रहे हैं, जो भी वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, वेबसाइट डिज़ाइन करने के बाद जो बैकएंड के लिए हमें जो डेटाबेस सेटअप चाहिए वो डेटाबेस सेटअप हम लोग कहाँ से लेंगे। स्टिल सी इन द ASP.NET like we had used the edu.NET वाला concept for the database implementation, but like now we are not going with the edu.net. why see basically अभी like अगर मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल दूँ कि हमें edu.net क्यों नहीं यूज़ करना है, हम लोग MVC या .NET को MVC क्यों यूज़ कर रहे हैं बेसिकली फॉर द बिजनेस लेवल एप्लीकेशन के लिए। तो जो भी बिजनेस एप्लीकेशंस होते हैं, बिजनेस एप्लीकेशन का जो स्ट्रक्चर होता है इट्स टू बिग, इट्स नॉट टू स्मॉल। तो उसके अंदर जो पेज लेवल्स रहते हैं, पेज लेवल नंबर ऑफ पेजेस रहते हैं, इट्स लाइक लॉट्स ऑफ पेजेस आर कंसिस्टेंट द वन एप्लीकेशन ओनली। सो अगर एक एप्लीकेशन को अगर मुझे डेवलप करना है जिसके लिए अगर मैं बोलूँ कि 3 to 4 मंथ का मैंने ड्यूरेशन बता दिया है, विद इन अ स्पेसिफिक टाइम ओनली लाइक वी हैव टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट ओनली इन विद इन 3 to 4 मंथ वी आर जस्ट फिनिशिंग दिस लाइक .NET कोर वाला प्रोजेक्ट बाय यूजिंग द एंटिटी फ्रेमवर्क्स। बट अगर सपोज कर लो कि someone they just like wanted to use like the edu.net for the database concepts, then it's too difficult, it's too complex structures for handling the database concepts. Basically like what will happen, see like one problem will happen here, like the edu.net it is too indirect concepts, it is not like it is not easy to use or like it is not reusable we can say basically। अगर edu.net से यूज़ करेंगे सो आई जस्ट लाइक गारंटी यू बेसिकली जो वन एप्लीकेशन आपका 3 to 4 मंथ के ड्यूरेशन में हम लोग फिनिश कर रहे हैं वही सेम एप्लीकेशन आपका 1 साल भी ले सकता है। वाई? बिकॉज जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर इट इज़ टू वेरी कॉम्प्लेक्स। अगर डेटाबेस के स्ट्रक्चर्स को अगर उसे हमें ईजी बनाना है तो वो भी हम लोग ईजी बना सकते हैं बाय यूजिंग द स्ट्रक्चर्स ओनली, बाय यूजिंग द एंटिटी फ्रेमवर्क्स ओनली। बट लाइक भाई हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि ये एंटिटी फ्रेमवर्क से ये क्या बेसिकली, ये फ्रेमवर्क किसके लिए दिया गया, EF मतलब क्या है, क्या एंटिटी फ्रेमवर्क मतलब क्या बेसिकली है, क्या ज़रूरत पड़ेगी और डेटाबेस के लिए क्या हमें हेल्प कर सकता है ये। ठीक है, so let's come into like the entity frameworks। So first upon I just like wanted to discuss like the one more thing, why we are like moving on like the entity frameworks, why we are not switching to edu.net only। बिकॉज हमें सबको पता है कि edu.net को कैसे यूज़ करना है, उसके अंदर कनेक्शन स्टेप्स कैसे लिखना रहता है कि पहले कनेक्शन पास कर लो, उसके बाद कुछ SQL कमांड रहेंगे, जो भी क्वेरीज आप पास करोगे, कुछ डेटा अडाप्टर्स रहेगा जो डेटा फेचिंग के लिए and execute करना। okay, so that are the basic steps to like executing the edu.net commands। but the question is what कि हर एक चीज के लिए अगर मैं कोई बिग एप्लीकेशन बना रहा हूँ, लेट्स से लाइक फॉर एग्जांपल आई जस्ट वांटेड टू डेवलप दी अमेजोन वाला एप्लीकेशन। सो अमेजोन वाले एप्लीकेशन के अंदर इज इट पॉसिबल टू यूज edu.net फॉर द डेटाबेस? नो। So firstly, I'll just like recommend it like no one will like use the edu.net for the .NET Core application because it's too big and it's too vast application. So for handling this kind of applications, we need only the entity frameworks. But again, like we'll come to the same questions only. Then sir, like what is the entity? Okay, so जैसे मैंने बोला कि entity is basically like we are using for .NET Core application to reduce the development time. But like how it is reducing? Right now we don't have any idea about this। सी बेसिकली अगर मैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ कि एंटिटी फ्रेमवर्क मतलब है क्या, व्हाट वी कैन से, जो लाइक अचीवमेंट्स रहता है, जो हमें फाइनल आउटपुट जो रहते हैं, जो रिजल्ट रहता है, तो रिजल्ट हम लोग इसमें मोर अचीव कर सकते हैं बाय पासिंग द लेस कोड्स।
एज कम्पेयर टू एडियो डॉट नेट। इन एडियो डॉट नेट क्या हम लोग करते हैं, वी आर पासिंग मोर कोड बट लाइक वी आर अचीविंग लेस। ठीक है, तो उसका जो फंक्शनलिटी है बेसिकली वो क्या कर रहा है, जिसके अंदर कोड बहुत सा करना पड़ता है हमें, बट उसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत कम मिलता है। बट हमें वैसा नहीं चाहिए। हम लोग अभी किसके लिए लाइक दिखने जा रहे हैं, लाइक वी आर लुकिंग फॉर लाइक व्हाट, बेसिकली हमें ऐसी कुछ चीज़ें चाहिए जहाँ पे कोड हमारा लेस रहेगा बट हमारा जो आउटपुट अचीविंग रहेगा वो इट्स टू बी बिग। जो भी आउटपुट जो रहेगा, आउटपुट बहुत ज़्यादा होना चाहिए जो कम कोड से भी हमें अचीव कर सकते हैं। सो हाउ वी कैन डू दिस, बेसिकली सिंपल थिंग मैं डिस्कस करता हूँ। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। मैं एंटिटी फ्रेमवर्क्स अभी हम लोग पहले एक्सप्लेन करूँगा, तो उसके पहले मैं बता देता हूँ कि एंटिटी फ्रेमवर्क्स के लिए हमें क्यों मूव ऑन करना है, क्यों चाहिए, लाइक वाई एंटिटी फ्रेमवर्क्स ओवर द ईडीयू डॉट नेट्स। तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं। सपोज कर लो एक हमारे पास डेटा, एक टेबल रहेगा दैट इज ईएमपी टेबल। ये एक टेबल रहेगा ईएमपी टेबल, और ईएमपी टेबल के अंदर सपोज कर लो कि लाइक देयर आर 3 कॉलम्स दैट इज आईडी, नेम एंड सैलरी। ऐसे 3 कॉलम्स है इसके अंदर। तो 3 कॉलम्स के अंदर सपोज कर लो कि मुझे क्या करना है, अभी इसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है। तो हमें तो पता है डेटा इंसर्ट करने के लिए बाय यूजिंग द एडियो डॉट नेट। तो एडियो डॉट नेट का क्या प्रोसीजर होता है फॉर इंसर्टिंग द डेटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक वी नीड टू क्रिएट द टेबल। जो एसक्यूएल सर्वर में जाके हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा टेबल क्रिएट करना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ का। टेबल क्रिएट करने के बाद उसकी जो प्रोसीजर्स है, पहले तो कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर लो। कनेक्शन स्ट्रिंग पास करने के बाद जो आपको क्वेरी चाहिए या स्टोर प्रोसीजर्स क्रिएट कर लो। देन फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्रोसीजर लाइक वी नीड लाइक एसक्यूएल कमांड और डेटा अडेप्टर, लाइक जो भी चीज़ें हमें यूज़ करने हैं वहाँ पे। एंड आफ्टर दैट लाइक वी आर एग्जीक्यूटिंग द एंटायर प्रोसेस। इट मीन्स व्हाट कि हर एक चीज़ के लिए सिंपल, जस्ट कम टू द सिंपल थिंग ओनली कि अगर मुझे क्या चाहिए, इंसर्ट का क्वेरी चाहिए, लाइक वी आर जस्ट गोइंग टू इंसर्ट दिस डेटा इनटू दिस कॉलम। ठीक है, हमें क्या करना है, यूजर से 3 फील्ड का डेटा लेना है और वो डेटा मुझे क्या करना है, एक टेबल्स के अंदर इंसर्ट करना है। सो उसके लिए बेसिकली हमारा क्वेरी क्या फॉर्म करता है, देखिए लाइक इसके लिए हम लोग क्वेरी लिखते हैं, लाइक एवरीवन है, लाइक वी ऑलरेडी लाइक नो अबाउट दिस थिंग्स, that is insert into my table name is what the emp table. And after that the optional thing is what, like we have to like the mention this column name here. It is optional one only, but again still if suppose id I'm not mentioning here, but we'll come to the column name and salary, and after that we will put the values. See, like what we are trying basically here, like we are just like trying to put the values into this column. ठीक है, तो जो वैल्यूज़ हमारे रहेगी वो कैसे हमारे लाइक कुछ जो यूज़र इनपुट से वैल्यूज रहेगी, जो वैल्यू इसका वैल्यू 1 आएगा, जो कोई भी लाइक लेट्स से एग्जांपल जस्ट वैल्यू 2. So by using this query only, like we can insert this record into our table by using the edu.net. But now you just tell me, is it possible to go with this way for like which one way? See, like now you will say like this is one select simple one, so like we can go for this because insert wala query it is not difficult to like insert the data. But now you just consider कि अगर suppose कर लो कि right now there are only the 3 columns, only 3 columns where we are working. So now you just consider like if suppose in a same table, in a employees table, here in the developments mode, like we are just going for like the 1000 column. Okay, just be suppose we just consider, so there are 1000 columns in the same employees table. Now you just tell me, is it possible to insert this 100 columns wala data in this way? No. So we can directly say it is no. Why it is no? Because it's not possible. Basically, see, you can only see because by using the insert query, we are inserting the individual data into the individual columns by separating it. So अगर suppose कर लो ये तो सिर्फ 2 कॉलम का काम था और अभी इसमें मैं बोला 1000 कॉलम है. So is it possible to write that 1000 column and like let's we are putting like the 1000 value here? Yes, it's not possible. It's too difficult to handle it and difficult to handle this kind of application. ठीक है, तो जैसे बोला जाता है लाइक देखो ASP.NET के थ्रू भी हम लोग वेबसाइट एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, बट इट इज़ फॉर लाइक द स्मॉल एप्लीकेशन ओनली जहाँ पे डेटा आपका बहुत शॉर्ट हो. बट अभी मैं जैसे बात कर रहा हूँ, मैं कोई बिजनेस एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ. बिजनेस एप्लीकेशन में मुझे 1000 कॉलम की रिक्वायरमेंट है वो सेम एम्प्लॉयज टेबल के अंदर. सो हाउ इट विल बेसिकली वर्क, बेसिकली 1000 कॉलम का डेटा में ये वे से स्टोर कर पाऊंगा, स्टोर तो कर पाएगी, इट विल वर्क, बट
it is too like it is too complex or it is too vast basically. It is too time consuming. ठीक है, ये टाइम कंज्यूमिंग की है बिकॉज यहाँ पे 2 कॉलम्स की जगह पे मुझे अभी 1000 कॉलम्स को लिखना पड़ेगा और यहाँ पे 2 वैल्यूज की जगह पे 1000 वैल्यूज मुझे यहाँ पे पुट करना पड़ेगा. सो इट इज टू वेरी डिफिकल्ट हैंडल इट. So instead of that, we can actually like what we can do. We can skip this option. I don't want this basically. So this option is basically which is provided by like the edu.net. So what edu.net is saying, like we have like the some specific steps. You can refer outs, and then by using these steps, like you can perform like any operation in your table. Okay, but see again, once we come to this operations again, like we want the query, SQL query, insert, update query, delete query. What about that query? Because there is no only one column we are going to like update or insert or like the deleting that. So we have like the many data are there in your, many columns are there in your table. So for handling these things, we require or like we need or mandatory, like we need to use this EF, entity frameworks. So that's why we should be go for like the entity frameworks. It is like I just recommended you to use the entity frameworks only for your MVC, because MVC is going to work with like your the large level application. It's just like the scalable application. So scalable means like we are extending the features in the same application. So when we are extending, it means what? The features, property, everything is getting extended. And for handling this column and this data, like we need the entity frameworks, not edu.net. So we'll see basically what are the advantages of the entity frameworks over the edu.net. What advantages are like the preferring from like the entity framework basically. What entity framework is doing basically here, what is the main role of the entity framework here. जैसे कि ये steps को मुझे reduce करना है, so how I can reduce the steps. ठीक है, I'm just like not talking about this 2 columns only. Let's consider the 1000 column वाला questions, 1000 column वाला problems. So for handling that kind of problem, we should be go for this entity framework only. This should be preferable only. So why it is now also like we'll come to the same question कि sir what is entity frameworks. तो एंटिटी फ्रेमवर्क है क्या, अगर ये इतना इजी काम कर रहा है तो ये कर क्या रहा है, मतलब क्या इसका वर्किंग फ्लो क्या हो सकता है, क्या एग्जैक्टली क्या करने जा रहा है वहाँ पे. तो वो पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट इसका रोल क्या है यहाँ पे. अगर ये इतना बड़ा काम अगर ये इतना इजी करके दे रहा है हमें, सो ये क्या मतलब इसका क्या एग्जैक्ट रोल पे प्ले कर रहा है यहाँ पे. सो दैट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड देन ओनली लाइक विल गो फॉर दैट. सो लेट्स मूव ऑन द एंटिटी फ्रेमवर्क. देन लेट्स कम टू दिस एंटिटी फ्रेमवर्क. विल सी बेसिकली क्या है एंटिटी फ्रेमवर्क, मतलब ये चीज़ें कैसे पॉसिबल है, ये काम को कैसे रिड्यूस कर लेता है. ये 1000 कॉलम वाले डेटा में अगर बोल रहा हूँ कि इतनी सारी चीज़ें मुझे परफॉर्म करनी पड़ती है. अगर मैं इंसर्ट का क्वेरी लिखूँ तो इतनी सारी चीज़ें मुझे परफॉर्म करनी पड़ती है. बट जो एंटिटी फ्रेमवर्क इज वन ऑफ द थिंग्स वेयर वी डोंट नीड टू परफॉर्म दिस एनीथिंग ओवर देयर. एक चीज़ के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट पासिंग दिस ऑल द कॉलम्स. जो 1 या 2 मिनट्स में जो चीज़ें पॉसिबल है बाय यूजिंग द एंटिटी फ्रेमवर्क, वो सेम चीज़ें इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द एडीओ. ओके, सो जो 1 लाइन में जो कोडेड करता है, जैसे मैंने बोला कि आपको क्या करना है, लेस कोड चाहिए बट जो अचीवमेंट, जो आउटपुट अचीवमेंट चाहिए वो मुझे मोर चाहिए. तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकता है सिर्फ बाय यूजिंग द एंटिटी फ्रेमवर्क्स ओनली. ये सारी चीज़ें अगर आप edu.net के थ्रू अगर ट्राई करोगे, सो इट इज़ टू डिफिकल्ट और इट इज़ टू कॉम्प्लेक्स टू हैंडलिंग दिस काइंड ऑफ डेटा हियर. So we should be prefer or like we should become recommended as like what, just need to go for like the entity frameworks only. So let's move on the entity framework. Then we will see basically what is entity framework. Then कि कैसे कर सकते हैं सारी चीज़ें काम, ये इजी या आसानी से कैसे काम कर सकता है. So let's move on this. Yes. So we'll see the step by steps basically here. So this is one like the entity framework basically, like we'll see the point wise what points are like going to describe over there.
See what it is saying. The entity framework is unlike the object relational mapper, which is type of tool that simplifies the mapping between object and software to the tables in relational database. अभी ये पहले लाइन को समझ लेते हैं, ये क्या बताने जा रहे हैं आप? ये बताने जा रहा है कि एंटिटी फ्रेमवर्क क्या है? इट इज द ओआरएम। ये एक ओआरएम है जो क्या करता है, ये एक टूल है, ओआरएम टूल है, जिसका काम क्या होता है, ये आपका मैपिंग सिंप्लीफाइज करके दे देता है बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड डेटाबेस में। तो कैसे सिंप्लीफाई कर रहा है फिर ये? जैसे ये बता रहा है कि हम लोग ऑब्जेक्ट्स एंड डेटाबेस का जो कनेक्शन है, इसके इंटरमीडिएट में लाइक एंटिटी फ्रेमवर्क आपका काम कर रहा है, तो ये कैसे इसको सिंप्लीफाई कर रहा है वो भी हमें देखने हैं यहाँ पे। तो चलिए अभी मैं पहले ये आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। व्हाट इट इज बेसिकली ओआरएम। ये ओआरएम मतलब ये जो बताने जा रहे हैं, इट्स सिंप्लीफाइंग द मैपिंग बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड द टेबल। So how it is doing? So like first we will see that and then we'll go for the next thing. So let's come to this only first. See, जैसे मैंने यहाँ पे बोला आपको कि एंटिटी फ्रेमवर्क अभी ये बता रहा है कि ये एक टूल है जो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट एंड टेबल के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको मैप करने का, उसका जो मैपिंग होता है उसको सिंप्लीफाई करने का काम कर रहा है। बट कैसे कर रहा है तो वो हमें अभी यहाँ पे देखना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने जैसे बोला कि ये इतना सारा काम 1000 कॉलम के अंदर डेटा पुट करना, इट इज नॉट ईजी। बट ये काम एंटिटी फ्रेमवर्क आसानी से कर लेता है, एक लाइन में, एक सिंगल लाइन से कर लेता है। बट हाउ? सो दैट वी विल सी नाउ हियर। ओके, लेट्स मूव ऑन हियर। तो ये बता रहे कि एंटिटी फ्रेमवर्क क्या है, ये एक ओआरएम है आपका। सो ओआरएम स्टैंड्स फॉर, इसने बता दिया हमें, इट इज ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर। सो इसने क्या बता दिया कि इट जस्ट लाइक सिंप्लीफाइंग द मैपिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द रिलेशनल टेबल। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि मैपर मतलब क्या है। तो मैपर को हम लोग बोलते हैं मैप करना, इन द सेंस मैपिंग। ये एक मैपिंग होता है आपका, मैपिंग बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट एंड this relational means what? Your database table. I hope like now you are getting this definition. Basically what ORM is standing, it's just simplifying the mapping between object and database table. Relational मतलब होता है आपके database table. How it is simplifying basically? देखो, एक स्टेटमेंट से तो काम बनता नहीं है। ORM ये क्या स्टैंड कर रहे हैं कि आपका जो मैपिंग है वो हम लोग इजीली ये कर सकते, सिंप्लीफाइज कर सकते बाय in between like object and database tables वाला मैपिंग। बट how it is possible basically? तो पहले तो हम लोग बात करते हैं कि ADO.NET के अंदर मैंने जो आपको बताया कि DB टेबल में ये पहले तो टेबल कैसे पॉसिबल है, टेबल के लिए क्या प्रोसीजर लगेगा हमें एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर। जैसे ADO.NEट के अंदर हमें पता है SQL सर्वर में हम लोग जाते हैं वहाँ पे क्रिएट टेबल वाला क्वेरी हम लोग पास करके तब जाके हमारा टेबल क्रिएट हो जाता है वहाँ पे। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे, मुझे वो काम नहीं करना है। लाइक आई एम नॉट गोइंग विद लाइक इन इनडायरेक्ट वे। तो मुझे एक ऐसा कोई शॉर्टकट वे चाहिए जहाँ पे लाइक मेरा टेबल इजीली आसानी से बन सकता है। तो वो कैसे पॉसिबल होगा फिर? तो चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं अभी। तो इफ यू रिमेंबर लाइक इन फर्स्ट सेशन ओनली, आई थिंक लाइक व्हेन आई वाज डिस्क्राइब दैट मॉडल वाला कॉन्सेप्ट। सो मॉडल वाज व्हाट बेसिकली, इट जस्ट डीलिंग विथ योर डेटाबेस टेबल। तो डेटाबेस टेबल के साथ जो डीलिंग होता है इसका, वो कैसे करता है डीलिंग, ये मतलब कैसे टेबल को क्रिएट करता है। मैं दोनों का आपको कंपैरिजन दिखा देता हूँ, ADO.NET वाला भी दिखा देता हूँ और एंटिटी फ्रेमवर्क वाला भी दिखा देता हूँ, दोनों कैसे काम करते हैं इसके अंदर। जैसे कि अभी यहाँ पे है आपका ADO, जहाँ पे अगर मुझे न्यू टेबल क्रिएट करना है, ये यहाँ पे मुझे न्यू टेबल चाहिए। टेबल कौन सा चाहिए मुझे? तो मेरा टेबल का नाम रहेगा लेट्स से एम्प्लॉय। तो अभी ये टेबल मुझे क्रिएट करना है विद 3 फील्ड्स, आईडी, नेम एंड सैलरी, ऐसे 3 फील्ड चाहिए। बेसिकली मैं अभी लाइक कंसिडर कर रहा हूँ कि ये 3 फील्ड्स हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पे इस पर। तो ADO.NET का प्रोसीजर क्या होता है, तो यहाँ पे हमें पास करना पड़ता है क्रिएट टेबल एंड माई टेबल नेम इज व्हाट, द एम्प्लॉय
and after that we'll pass the column id, the data type is integer, primary key, identity, then name, इसको मैं देता हूँ varchar, एंड सैलरी इसके लिए देता हूँ मैं डेसिमल। तो ये मेरा हो गया टेबल का स्ट्रक्चर इन एडियो डॉट नेट्स। अगर यहाँ पे एडियो डॉट नेट्स को मैं बोलता हूँ कि मुझे एम्प्लॉयज़ का टेबल बना के दे दो, तो ये एडियो डॉट नेट क्या करेगा, पहले तो एसक्यूएल सर्वर में जाएगा, आपका एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जो है SSMS, उसके अंदर जाएगा और ये क्वेरी हमें फायर करना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ टेबल वाला, तब जाके ये आपका टेबल वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो अभी आते हैं हम लोग किसके पास, EF के पास। अभी यहाँ पे देख रहे थे EF का प्रोसीजर। EF मतलब क्या है, एंटिटी फ्रेमवर्क्स। तो देखिए एंटिटी फ्रेमवर्क्स अभी इसका क्या रोल प्ले करता है इसके अंदर। तो ये अगर मैं यही सेम चीज अगर एंटिटी फ्रेमवर्क को बोलूँ कि मुझे एक टेबल बना के दे दो, तो एंटिटी फ्रेमवर्क कैसे टेबल क्रिएट करेगा, इसके लिए वो देख लेते हैं अभी। तो एंटिटी फ्रेमवर्क बोल रहा है कि आप सिर्फ एक क्लास बनाओ। तो क्लास का नाम आपको क्या देना है, कौन सा नाम का टेबल चाहिए आपको, एम्प्लॉयज नाम का ना, तो आप एम्प्लॉय नाम का क्लास बनाओ। ठीक है, एम्प्लॉय नाम का क्लास बना दिया और आपको जो भी कॉलम्स चाहिए वो कॉलम्स के फिल्स प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे इसके अंदर बनाओ। क्या क्या कॉलम्स हमें चाहिए, तो एक आईडी चाहिए, एक नेम चाहिए और एक सैलरी चाहिए। तो चलिए अभी इसको आईडी बना लेते हैं। बट लाइक सी दिस इज नॉट ओनली द क्लास, सो दिस इज कॉल्ड एज इट इज माई मॉडल। It is my model. Okay, in this model like we'll come to this, so we need like the getter setter properties, everyone has to know like now like how to pass the encapsulation in this। तो encapsulation को पास करने के लिए हमें getter setter properties चाहिए बेसिकली। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें जितने भी कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है, जो भी लाइक 3 कॉलम्स हमें यहाँ पे चाहिए, आईडी, नेम एंड सैलरी। सो यहाँ पे आते हैं हम लोग पब्लिक integer id get and set। The same we want like the one more column, public string name getter and setter। The same for the salary, get and set। ठीक है, ये मॉडल हम लोगों ने बना दिया यहाँ पे। अभी एंटिटी फ्रेमवर्क क्या बता रहे हैं कि जो आप मॉडल क्रिएट करोगे उसी से आप टेबल भी जनरेट कर सकते हो, मतलब आपको टेबल का कोई भी क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है। सो हाउ वी कैन जनरेट द टेबल फ्रॉम बाय यूजिंग दिस गिवन क्लास, बाय यूजिंग दिस मॉडल। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसने क्या बता, देखो इसके अंदर क्या इसका वे बता दिया इसने। तो ये देखो एंटिटी फ्रेमवर्क बता देता है, ORM क्या बता देता है इसको कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट मतलब जो आपका एम्प्लॉय क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट आपका बनेगा वही एज एन वो क्या रेफर करेगा, वो रिलेशनल डेटाबेस टेबल के साथ हमें मैप करना है। तो मैप करना इन द सेंस मतलब क्या रहेगा, अगर सपोज कर लो कि इसका क्लास का नाम एम्प्लॉय है, तो जो भी आप एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वही ऑब्जेक्ट क्या बनेगा आपका, उसका टेबल बनेगा। किसका, जो भी टेबल आपको चाहिए। तो मुझे कौन सा एम्प्लॉय नाम का टेबल चाहिए, तो एम्प्लॉय नाम का टेबल क्रिएट करने के लिए मुझे क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप जो कोई भी मॉडल का नाम लिखोगे, सो दिस मॉडल दिस क्लास इज कॉल्ड एज लाइक ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज एंटिटी। एंटिटी मतलब क्या है, इट इज लाइक योर टेबल ओनली, ये आपका टेबल हो गया। ठीक है, बट इट इज नॉट लाइक द एग्जैक्ट द टेबल। तो इसने क्या बोला, हमें उसका ऑब्जेक्ट चाहिए, क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे बनाते हैं, एम्प्लॉय, सपोज कर लो कि इसका ऑब्जेक्ट मैं बना देता हूँ, क्लास नेम है मेरा एम्प्लॉय, ऑब्जेक्ट नेम एम्प्लॉय, न्यू एम्प्लॉय।
ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो जो भी क्लास का आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाओगे, सो दिस विल बी बिकम योर टेबल ओनली। तो यही आपका वहाँ पे टेबल जनरेट करेगा। तो आपका टेबल का नाम यहाँ पे क्या बनना चाहिए, तो आपका टेबल का नाम बनना चाहिए एम्प्लॉय करके। बट कैसे कैसे पॉसिबल है ये सारी चीज़ें? अभी एक टेबल को, एक क्लास को टेबल में डायरेक्टली जनरेट करना, लाइक हाउ इट इज़ पॉसिबल, हाउ हाउ यू कैन मेक दिस पॉसिबल थिंग्स। तो ये पॉसिबल है कैसे, देखो लाइक वो भी बताता हूँ मैं कैसे ये पॉसिबल है। तो उसके लिए हमें कुछ एनोटेशंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। एनोटेशन इन द सेंस क्या होता है, जिसके अंदर प्री इनबिल्ट कोड रहता है। प्री इनबिल्ट कोड जहाँ पे पहले से कोड लिखा रहता है, वो कोड को सिर्फ हमें कॉल करना रहता है। वंस यू कॉल दिस लाइक द कोड, देन जो कोड के अंदर जो भी इनबिल्ट कोड रहेगा वो वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए क्या एनोटेशंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एनोटेशंस मतलब मुझे ये टेबल को किस में कन्वर्ट करना है, लाइक इन द लाइक द टेबल में, ये क्लास को टेबल में कन्वर्ट्स करना है एम्प्लॉयज़ को। तो ये कैसे क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए। तो जो भी कॉलम्स है मेरे पास, आईडी नेम है, सैलरी वाले जो तीनों भी कॉलम्स है, इसके साथ मुझे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे। तो ये जो भी कॉलम्स है, ये जो प्रॉपर्टीज़ है आपकी, ये प्रॉपर्टीज़ एज अ कंसिडर हो गया आपके कॉलम्स। तो मतलब जो भी आपने यहाँ पे बता दिया कि हमारे पास कितने 3 कॉलम्स हम लोग बना देते हैं, बट यहाँ पे कॉलम्स की जगह पे हम लोग प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं। और जो भी प्रॉपर्टीज़ हम लोग बना रहे हैं, वो प्रॉपर्टीज़ को एज अ रेफर करते हैं हम लोग, दैट आर कॉलम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 3 प्रॉपर्टी तो बना लिया, आईडी नेम एंड सैलरी, तो तीनों भी क्या हो गए, मेरे कॉलम्स हो गए। बट ये अभी तक कंसिडर नहीं हुआ है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी क्लास हमें हेल्प करता है यहाँ पे। जो क्लास हमें हेल्प करेगा टू कन्वर्टिंग दैट प्रॉपर्टीज इनटू द कॉलम। बट नाउ वी जस्ट कंसिडर लाइक दिस क्लास, दिस मॉडल इज नथिंग बट इट इज माई टेबल ओनली। तो एम्प्लॉय नाम का टेबल है जिसके पास 3 कॉलम है, आईडी नेम एंड सैलरी। तो ये सेम चीज पॉसिबल करेगा आपका एंटिटी फ्रेमवर्क्स। तो एंटिटी फ्रेमवर्क बोलता है कि आपको ये इसके लिए कोई एसक्यूएल क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक मॉडल बना दो एम्प्लॉय नाम का, जिसके अंदर आपको जितने भी कॉलम चाहिए वो सारे प्रॉपर्टी को आप इनिशिएट कर दो यहाँ पे। once you initiate like all the properties, so this properties will make being like will make the like the tables only with the specified columns। तो जो भी कॉलम्स आपके है लाइक वो सारे मेंशंस हो जाएंगे आपके टेबल्स के अंदर, एंड देन ऑल द कॉलम्स लाइक विल वर्क प्रॉपर्ली ओवर देयर। ठीक है, सो ये कॉलम्स रहेगा। तो अभी यहाँ पे आते हैं हम लोग, देखो ये अभी ये फर्स्ट स्ट्रक्चर था कि पहले तो हमें टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए देखो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें हम लोगों ने सिर्फ मॉडल बना दिया। और यही मॉडल हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका टेबल में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसके लिए कुछ क्लास की रिक्वायरमेंट रहेगी, हमें बताओगे आपको कि कौन से बिल्ट इन क्लास आपको यूज़ करने टू कन्वर्टिंग दिस लाइक मॉडल इनटू द टेबल। तो यही सेम टू सेम आपका मॉडल क्या होगा, आपका टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये क्लास के अंदर, ये मॉडल के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो एज एन कंसिडर हो जाएंगे वहाँ पे कॉलम्स। ठीक है, वहाँ पे एज अ कॉलम वो वर्क करेंगे। इज इट बेसिकली सिर्फ देखो लाइक यहाँ पे क्या काम करने जा रहे हैं। तो जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो चलिए फिर अभी आते हैं हम लोग यहाँ पे ORM के पास। ये जो बता रहे हैं कि वो मैपिंग करना है हमें रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड टेबल्स के बीच में। तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या बन गया, ये एम्प्लॉय करके, और मेरा टेबल का नाम क्या है, तो EMP करके। अभी मुझे मैप कैसे करना है देख लीजिए यहाँ पे। तो इसको मैप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सो द एंटिटी फ्रेमवर्क इट जस्ट लाइक प्रोवाइडिंग वन ऑफ द फंक्शन नेम इज व्हाट, ऐड। एंड इन द ऐड फंक्शन इट इज रिक्वायर्ड द ऑब्जेक्ट। So basically the what entity framework is saying, for inserting the data, into the table, like what we need, like we'll use one inbuilt function, that is add function, and in the add function we'll pass the object। तो add function जो है यहाँ पे देखिए क्या काम करता है। So now instead of passing the individual properties or individual fields from the given model class, we are directly passing the object। So my object name is what for this given class, that is employee, so I will directly pass this object only। And now once you execute this line ना, so your table वाला डेटा वहाँ पे सेव हो जाएगा। देखिए इंसर्ट वाला काम कितना इजी हो गया आपका, ना उसके लिए कुछ SQL कमांड आपको लिखना पड़ा, ना कुछ क्वेरी लिखने पड़ी। अभी यहाँ पे सपोज कर लो कि 1000 कॉलम क्यों ना हो,
1000 कॉलम में यहाँ पे लिख सकता हूँ, बना सकता हूँ, प्रॉपर्टीज बना सकता हूँ 1000, और उसको सेव करने के लिए 1000 कॉलम का डेटा अगर मुझे सेव करना है उसके लिए डायरेक्टली लाइक विल पास ऐड वाला मेथड, एंड इन द ऐड मेथड लाइक विल पास द ऑब्जेक्ट ऑफ योर गिवन मॉडल क्लास। ठीक है, तो जो भी मॉडल क्लास आपने बनाया हुआ है उसका ऑब्जेक्ट एक बार आप पास कर लोगे तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका डेटा आपका प्रॉपरली बन गया करके, इसका मतलब ये डेटा आपका सेव्ड हो गया। डेटा आप लोगों की सर्च कर रहे हैं और ऑल्सो यू कैन से इट इज सेव द डेटा, तो आपका यहाँ पे डेटा सेव हो जाएगा। मतलब देखो ये कैसे आसानी कर दिया इसने काम, लाइक ये सेम आपका ADO.NET वाला, ये एंटिटी फ्रेमवर्क्स वाला है, जो से प्रॉपर्टी बना रहा हो एक एक सिंगल लाइन के अंदर इसने ये पूरा काम कर दिया। अभी ये क्रिएट टेबल वाला प्रोसेस था, और हमारा जो लाइक इंसर्ट वाला प्रोसेस है नेक्स्ट वाला, इधर ही लिखता हूँ मैं साइड में, इंसर्ट करना है मुझे डेटा को, तो इंसर्ट करने के लिए लाइक वी नीड टू राइट इंसर्ट क्वेरी, insert into which table, that is in the employee table, और कॉलम है मेरे पास नेम एंड सैलरी। तो आप बोलो कि आपने आईडी क्यों नहीं लिया, तो आईडी वाला लाइक वी विल जस्ट कंसिडर दैट इज आइडेंटिटी कॉलम, ऑटो इंक्रीमेंट इसमें कंसिडर हो जाएगा। तो मुझे 2 कॉलम चाहिए, यहाँ पे इसके अंदर वैल्यूज जो दोनों भी वैल्यू पास हो गए, द सेम यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो लाइक इस प्रोसेस है ये सिर्फ क्वेरी है। इसके जगह पे फर्स्ट स्टेप आपका होता है कनेक्शन पास कर लो, सेकेंड पास होता है आपका कमांड पास कर लो, एसक्यूएल कमांड, बिफोर दैट क्वेरी रहता है हमारा, पहले क्वेरी आता है उसके बाद एसक्यूएल कमांड आता है यहाँ पे, ठीक है। देन फोर्थ आता है एग्जीक्यूटिंग वाला, एंड फिफ्थ वाला आता है क्लोज कनेक्शन वाला पार्ट। मतलब ये सारे पांचों के पास स्टेप्स जब आप परफॉर्म करोगे तब जाके आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा आपके कौन से टेबल में, एम्प्लॉयज टेबल में। बट ये सेम 5 स्टेप्स को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ बाय पासिंग दिस 1 लाइन। मतलब देखो 5 लाइन की जगह पे यहाँ पे अभी 1 लाइन काम कर रहा है, सेम काम कर रहा है, जो हमें चाहिए था वो सेम अचीव यहाँ पे हो जाएगा जो हमें चाहिए था वो, ठीक है। जो अचीवमेंट से जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सेम टू सेम काम यहाँ पे कर रहा है, बट सिर्फ दोनों में इतना ही डिफरेंस आता है कि ये जो काम कर रहा है वो सिर्फ 1 लाइन में काम कर रहा है आपका, तो ये आपका एंटिटी फ्रेमवर्क है और ये आपका एडीओ है। आई होप लाइक आप समझ रहे होगे। बेसिकली देखो दोनों में क्या फ़र्क पड़ रहा है, 1 लाइन में पूरा काम ही सॉर्ट आउट कर रहा है सेव वाला डेटा, और यही सेम सेव करने के लिए मुझे पाँचों के 5 स्टेप्स लिखने पड़ेंगे तब जाके आपका डेटा सेव होगा, अदरवाइज ये डेटा आपका सेव नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज लाइक वन ऑफ द पार्ट बेसिकली कि ORM कैसे आपका वर्क करता है। देखो इंसर्ट वाला काम होगा इंसर्ट वाला ऑपरेशन है, सो दिस इज लाइक द ORM। तो ORM का काम क्या होता है, ये आपके डायरेक्टली जो ऑब्जेक्ट होता है उसको आपको मैप करके देता है आपका टेबल्स के साथ, मतलब आपके टेबल में डायरेक्टली स्टोर करने के लिए हेल्प करेगा। सो ऐड क्या करेगा, ऐड इट इज़ यूज टू लाइक सेव योर डेटा, बट कहाँ पे सेव करना है, तो चलिए मैं अभी मेरा टेबल का नाम है सपोज एम्प्लॉय, तो मैं यहाँ पे पास कर लूँगा एम्प्लॉय डॉट ऐड। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट मैंने पास किया है एट अ वन टाइम ओनली सिंगल ऑब्जेक्ट इज गेटिंग स्टोर्ड इनटू दिस टेबल, ठीक है। instead of passing the what, instead of passing the entire the specific column or like the separate columns, like we can directly pass the ऑब्जेक्ट ओनली, जो ऑब्जेक्ट के अंदर सारे कॉलम मेंशन हो जाएंगे। अगर यही काम जैसे मैंने बोला कि 1000 कॉलम के साथ करना है तो सिर्फ 1000 कॉलम हमें यहाँ पे बनाना है, बट वी नीड ओनली द 1 लाइन टू इंसर्ट द रिकॉर्ड। तो अगर ये 1 लाइन भी पास कर दूंगा तो डेटा मेरा इजीली इंसर्ट हो जाएगा, इसके अंदर आसानी से काम कर देगा ये, ठीक है। मतलब देखो 1 लाइन जो आपका काम कर रहा है और यहाँ पे इतने सारे स्टेप्स को लिखने के बाद तब जाके मेरा डेटा यहाँ पे वर्क कर रहा है। सो यही दैट इज लाइक द मेन डिफरेंस, लाइक हमें ORM क्यों चाहिए। ये ORM का सबसे बड़ा बेस्ट एडवांटेज है ओवर दी EDO.NET। तो जो चीज़ें ORM कर सकता है वो सारी चीज़ें EDO.NEट नहीं कर सकता। EDO.NEट कैन लाइक डू लाइक एनी ऑफ द थिंग्स, बट द थिंग इज व्हाट कि वी नीड टू लाइक द रिड्यूस द टाइम ऑफ द कोड्स। सो कोड को अगर रिड्यूस करना है, so like we need to go for like the EF only, not for like this EDO.NET. Let's again move on like the next the slides we'll see. I hope like now you understood like what is ORM.
सो बेसिकली वी आर मैपिंग आवर ऑब्जेक्ट विद द टेबल. सो ये मेरा ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय, ये किसके अंदर स्टोर करा, ये टेबल के अंदर, एम्प्लॉयज़ के टेबल के अंदर. ठीक है, ये टेबल के साथ मैंने क्या किया, मेरा ऑब्जेक्ट को मैप किया बाय पासिंग द ऐड वाला फंक्शन. तो ये काम कर लेगा हमारा ऑब्जेक्ट. तो चलिए आते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट पॉइंट्स के पास. ठीक है, तो आपको ये समझा रहेगा बेसिकली. देखिए ये जो इसने बता दिया कि टेबल्स एंड कॉलम्स को आप ये इससे लाइक डेटाबेस के साथ अगर उसके साथ स्टोर करना है तो आप ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो. अभी लेट्स मूव ऑन लाइक द नेक्स्ट पॉइंट्स. जैसे नेक्स्ट पॉइंट में ये बता रहे, देखो ये द ORM टेक्स केयर ऑफ क्रिएटिंग द डेटाबेस कनेक्शन एंड एग्जीक्यूटिंग कमांड्स as well as taking query result and automatically materializing those result as in your application object. So basically it just take care of creating the database connection. तो आप जब भी कनेक्शन डिफाइन करोगे तो लाइक हियर इन दिस केस लाइक वी डोंट नीड टू क्रिएट आवर डेटाबेस मैन्युअली. तो जो भी डेटाबेस का नाम आप कॉन्फ़िगरेशन में ऐड करोगे वही सेम नाम का डेटाबेस आपका इजीली रेडी हो जाएगा आफ्टर लॉन्चिंग द एप्लीकेशन. जैसे आपका एप्लीकेशन रन हो जाता है वैसे आपका डेटाबेस भी ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा बेसिकली. ठीक है, सो ये बेसिकली इसका काम क्या होता है, वही काम है. देखिए कि जो भी डेटाबेस कनेक्शन है तो डेटाबेस कनेक्शन को हेल्पफुल, ये ज़्यादा हेल्पफुल रहता है उसके अंदर कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए. तो जो भी कमांड्स आप दोगे वो सारे कमांड्स यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे. ठीक है, तो डेटाबेस कमांड्स कनेक्शंस के अंदर जैसे मैंने बोला कि आपको डेटाबेस भी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है. बट द थिंग इज़ व्हाट कि हमें एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी. जो कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोग इसमें बनाते थे लेकिन ASP.NET के अंदर, तो सेम कनेक्शन स्ट्रिंग हमें चाहिए फॉर द EF. सेम टू सेम रहेगा आपका, सिर्फ उसको ऐड करने का प्रोसीजर अलग है. ठीक है, उसको सिर्फ ऐड करने का प्रोसीजर अलग है. कहाँ पे ऐड करना है, कैसे ऐड करना है और कौन सा फोल्डर हमें ऐड करना है. सो नीड टू अंडरस्टैंड लाइक दैट ऑल ऑफ द थिंग्स. जैसे अंडरस्टैंड हो जाएगा वैसे हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं. इट मीन्स व्हाट, लाइक वी कैन अंडरस्टैंड जस्ट लाइक द थिंग्स देन. ठीक है, सो जो डेटाबेस का कनेक्शन है, तो डेटाबेस कनेक्शन के लिए हमें सिर्फ कनेक्शन स्ट्रिंग के पास करना है. और एक बार कनेक्शन स्ट्रिंग आपका एग्जीक्यूट हो गया तो ऑटोमेटिकली आपके टेबल्स वगैरह जो भी चीज़ आपने मेंशंस किए हुए हैं, जो भी आपने उसके लिए SQL के राइट क्वेरी लिखे हुए हैं, तो सारे एग्जीक्यूट वहाँ पे हो जाएंगे. ओके, इन द सेम टेबल ओनली इट विल एग्जीक्यूटेड ओवर देयर. And also one more thing, as well as what it is saying, the taking query result and automatically materializing this result as your application. तो इसका जो क्वेरी का रिजल्ट होता है इसको पहले तो कलेक्ट करेगा और उसके साथ उसके बाद क्या चाहिए हमें, इट्स ऑटोमेटिक मटेरियलाइजिंग दोस रिजल्ट एज इन योर एप्लीकेशन. तो आपको जो भी रिजल्ट आपको मिला है वो एप्लीकेशंस में यहाँ पे क्या करेगा, गो थ्रू करेगा, वहाँ पे उसे एग्जीक्यूट करना है. तो हमें ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको गो थ्रू करना पड़ेगा हमें इसके अंदर क्वेरी का. सो यहाँ पे ये पॉइंट को समझ सकते हैं. देखिए अभी हम लोग जो कनेक्शन स्ट्रिंग पास किया उसी के अंदर हम लोग डेटाबेस को मेंशन करके रखा है. तो वो क्या करेगा आपका ORM, इट विल अगेन क्रिएट योर डेटाबेस. जो भी डेटाबेस का नाम आप लिखोगे, डेटाबेस का नाम मतलब कुछ भी आप नाम दे सकते हो इसके लिए, और वैसे की वैसे एज इट इज वो बना के दे देगा. ओके, सो जो भी डेटाबेस आप क्रिएट करोगे वो डेटाबेस आपका क्रिएट हो जाएगा. लेट्स मूव ऑन लाइक द नेक्स्ट लाइन. So what it is saying, the ORM also like helps to keep the track of changes those object, and when it is instructed it will also persist these changes into back to the database. अभी यहाँ पे ये पॉइंट क्या डिस्क्राइब करने जा रहा है कि अगर सपोज कर लो कि ये जो हमारे पास मॉडल था ये जो हमारे पास जो मॉडल था एम्प्लॉयज नाम का, अगर ये सपोज कर लो कि in futures only we just like need to changes into like this model. So how to do this basically. अगर सपोज कर लो कि मेरे पास 3 कॉलम है यहाँ पे, ID, नेम एंड सैलरी, बट इसमें से मुझे सैलरी कॉलम नहीं चाहिए. तो सैलरी कॉलम को मैं कैसे रिमूव कर सकता हूँ यहाँ से. तो सैलरी कॉलम कैसे रिमूव होगा और डेटाबेस कैसे समझ लेगा वहाँ पे. तो डेटाबेस और इसका जो कनेक्शंस है ये प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकता है क्या. ठीक है, मतलब अगर मुझे ट्रैक रखना है, ट्रैक किसके लिए रखना है, ये बेसिकली
जो भी ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपके चेंजेस हो रहा है उसको ट्रैक करना है। तो ऑब्जेक्ट मतलब ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा क्लास है। तो यहाँ पे सपोज कर लो कि चेंजेस रहेगा, इंस्टेड ऑफ लाइक रिमूविंग द फील्ड, इफ आई जस्ट लाइक वांटेड टू ऐड लाइक द वन मोर फील्ड इनटू द सेम डेटा, सेम मॉडल क्लास। तो सपोज कर लो आई जस्ट लाइक रिमूव दिस लाइन, public, and then suppose the date of joining I want, so string date of joining। ठीक है, अभी मैंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग को इसमें के अंदर ऐड किया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग वाला कॉलम इसमें ऐड किया। द प्रॉब्लम इज व्हाट कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग वाला जो कॉलम आपने ऐड किया है तो इसका नेसेसरी रिक्वायरमेंट फील्ड क्या रहेगा फिर। अभी इसमें हम लोग क्या चेंजेस करेंगे, हमारा टेबल फिर से हम लोग क्या ड्रॉप करके फिर से क्रिएट करेंगे टेबल, तो नहीं। तो हमारा जो प्रीवियस वाला टेबल है उसी के साथ हमें वर्क करना है, उसी टेबल को हमें हैंडल करना है यहाँ पे। तो उसी के अंदर जो भी चेंजेस हम लोग कर रहे हैं, अभी मैंने और एक कॉलम को ऐड किया, तो जो भी चेंजेस हम लोग कर रहे हैं, सो लाइक हाउ वी कैन मॉडिफाई दिस डेटा इनटू दिस गिवन टेबल। सो फॉर दैट लाइक वी नीड टू फॉलो लाइक दिस टू कमांड्स बेसिकली। तो देख लेते हैं हम लोग कि कौन से दो कमांड्स है जिसकी हेल्प से ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, सो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, जैसे इसने बता दिया कि अगर ऑब्जेक्ट्स में कुछ चेंजेस करना रहेगा तो हम लोग इजीली चेंजेस भी कर सकते हैं, और जो भी चेंजेस आपको रिक्वायर्ड है वो भी वहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करके मिल जाएगा। तो थिंग इज व्हाट ओनली लाइक उसके लिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं, लाइक जो भी चीज़ भी लाइक अगर मुझे कुछ चेंजेस मैंने चेक किया ऑब्जेक्ट के अंदर उसको चेंज कैसे करना है, तो उसको करने के लिए वी नीड्स टू कमांड्स। यहाँ पे दो कमांड्स है। सो फर्स्ट कमांड यहाँ पे आता है ऐड -migration and then we'll pass ये रहेगा आपका माइग्रेशन नेम। And the second command is update hyphen database। तो ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पे जो डेटाबेस करके लिखा हुआ है मैंने, अपडेट हाइफन डेटाबेस, अभी दोनों भी कमांड का यूज़ किया, पहले उसको समझ लेते हैं। तो जो फर्स्ट वाला कमांड है ऐड माइग्रेशन नेम, तो ये जो फर्स्ट वाला कमांड है इसका यूज़ यहाँ पे क्या आता है देख लीजिए। तो इसका जो यूज़ होता है बेसिकली किसके लिए काम आता है, हमें टू डिटेक्ट द चेंजेस फ्रॉम मॉडल। ठीक है, तो इसका काम क्या है, जो भी मॉडल में आप चेंजेस कर रहे हो, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो पहले फील्ड थे उसके अलावा बाकी दूसरा कुछ फील्ड ऐड करना है, रिमूव करना है। तो चेंजेस को ये अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो पास दिस कमांड ऐड हाइफन माइग्रेशन स्पेस माइग्रेशन नेम। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, आपके मॉडल के अंदर ऑब्जेक्ट, मॉडल का जो ऑब्जेक्ट आपने बना दिया उसके अंदर क्या क्या फील्ड है, अकॉर्डिंग टू दिस फील्ड ओनली ये क्या करेगा, उसको लाइक चेंजेस दे देगा, लाइक उसके अंदर चेंजेस डिटेक्शन चेंजेस का प्रॉपर्टी रख लेंगे हम लोग। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए कि माइग्रेशन नेम हमें देने के बाद ये एक यूजर डिफाइंड नेम है, और ये मेरा इनबिल्ट कमांड है यहाँ पे ऐड माइग्रेशंस। तो ये करता क्या है बेसिकली, अगर यहाँ पे कोई भी कमांड अगर मैं पास कर लूँ तो बेसिकली ये माइग्रेशंस का काम क्या होता है, जो भी आपका टेबल क्रिएट होता है ना, टेबल क्रिएट जो मैंने बोला कि मॉडल का क्रिएट तो किया है, बट इसके बिना, ये कमांड के बिना वहाँ पे कोई भी चेंजेस इसको नहीं मिलेंगे। टू फाइंड आउट द लाइक द चेंजेस वॉट एवर द बेसिकली चेंजेस आर देयर इन योर मॉडल,
सो फर्स्ट वी नीड टू लुक इनटू लाइक द मॉडल। सो उसको लाइक उसे अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, कमांड चाहिए। तो ये कमांड करता क्या है बाय डिफ़ॉल्ट, बेसिकली ये और ये कर लेता है बाय डिफ़ॉल्ट। इसका काम क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट, पहले तो ये टेबल फाइंड आउट करेगा, जो भी टेबल आपके पास यूजेबल है। और जैसे टेबल फाइंड आउट होने के बाद, जैसे ऑब्जेक्ट इसका फाइंड आउट हो जाएगा, उसके बाद वो क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट का जो चेंजेस रहेगा उसका एक अलग से फाइल जनरेट कर लेता है, ये अलग से फाइल। तो वो क्या रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं इट इज़ माइग्रेशन फाइल। तो एक माइग्रेशन फाइल क्रिएट किया करता है ये, और उसमें बताता है कि मैं जो कॉलम्स अभी बनाने जा रहा हूँ कोई टेबल के लिए, तो उसमें मुझे ये कॉलम्स चाहिए करके। तो आपने जो कॉलम्स मेंशन किए सिर्फ वही जो कॉलम में मेंशन किया, तो वही कॉलम हमें क्या करना है, आगे उसको प्रोसीड करना है। या तो अगर न्यू न्यू कुछ कॉलम्स रहेंगे उसको हम लोग आगे प्रोसीड कर लेंगे। Okay, so basically like this is what like here the main we will come to this point like the because ये देखिए command जो दोनों भी commands है, it is too useful and it is too necessary one, because without of this command like we unable to like the pass any data over there like, तो data को कुछ भी अगर अचीव करना रहेगा हमें, तो उसके लिए दो कमांड की हेल्प लगेगी हमें। सो बेसिकली ये जो कमांड है, जैसे मैंने बोला कि ये माइग्रेशंस के लिए काम आता है। तो जो भी आप ऑब्जेक्ट के अंदर, जो भी मॉडल्स के अंदर आप चेंजेस करोगे, वो सारी चेंजेस जो डिटेक्ट होते हैं वो यहाँ पे डिटेक्ट करता है ये कमांड के थ्रू। और जो सेकंड वाला कमांड होता है, ये इसका काम क्या होता है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में, बिकॉज उसका भी जो काम होता है देखो, डिटेक्ट करने के बाद अगर मेरा एक फाइल जनरेट हो गया, वहाँ पे फाइल जनरेट होने के बाद वहाँ पे जितने भी चेंजेस था उसका जो भी चेंजेस था उसका पूरा ऑब्जेक्ट फील्ड उसने वहाँ पे एक्सेस कर लिया, ठीक है, ये कमांड्स के अंदर। और उसके बाद जो आगे वाला प्रोसेस था, तो वो क्या रहेगा प्रोसेस, देखिए आगे वाला जो नेक्स्ट वाला प्रोसेस। तो पहले डिटेक्ट तो कर लिया, डिटेक्ट करने के बाद अभी जो भी चेंजेस मुझे मिले हैं वो चेंजेस मुझे क्या करना है, टेबल के अंदर स्टोर भी तो करना है। तो टेबल के अंदर मैं कैसे स्टोर करूँगा, सो टेबल के अंदर स्टोर करने के लिए, बिकॉज देखो लाइक हमारे पास SSMS है, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो उसके अंदर अगर मुझे कोई भी डेटा अगर स्टोर करना है, रिफ्लेक्ट करवाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी अपडेट हाइफन डेटाबेस कमांड की। तो अपडेट हाइफन डेटाबेस इट इज़ वन ऑफ द कमांड लाइक which will help us to store or like the save the changes into your database or database table। तो उसको like अचीव करने का काम ही कर लेता है। Okay, so basically in this session like we discuss about like what is the basically entity frameworks and what are the advantages of entity frameworks over the EDU.NET। हमें EDU.NET क्यों नहीं चाहिए, ठीक है, EDU.NET क्यों नहीं चाहिए उसका भी रीज़न हम लोगों ने देख लिया। ओके, एंड जो एंटिटी फ्रेमवर्क है उसका कैसे प्रोसेस है, वही प्रोसेस हम लोग आगे देख रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट लाइक बेसिकली दिस इज अबाउट लाइक द एंटिटी फ्रेमवर्क। एंड एंटिटी फ्रेमवर्क क्या है, एक टूल है, और उसको कैसे लाइक मैनेज किया जाता है, तो ये वैसे हम लोग मैनेज करते हैं। Okay, so this is part of like your the entity frameworks। Okay, so in the like the next session like we'll try to discuss about like what जो migrations के कमांड से यहाँ पे इसने जो कमांड दिए, इसके ऊपर पहले तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि इसका काम क्या आता है, इसके साथ साथ ये कैसे वर्क करते हैं, बेसिकली मॉडल ऑब्जेक्ट के साथ कैसे वर्क करेगा। सो दैट आल्सो लाइक विल सी इन लाइक द नेक्स्ट सेशंस ओनली, ठीक है। सो लाइक होप लाइक जो भी लाइक मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया रहेगा वो आपको समझा रहेगा, जो भी एक्सप्लेन किया वो आपको पूरा समझा रहेगा, और जो भी इम्प्लीमेंटेशंस रहेगा वो उसी के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। Okay, so first we need to understand like what like how what this commands like they are doing over there। तो उसका पहले तो like वो लॉजिकल फ्लो हमें समझना पड़ेगा, and then only we can go for like this table creations। So in the like next sessions only like we'll discuss about like this both the commands again, ठीक है। जो फर्स्ट कमांड तो आपको समझा रहेगा, बट अगेन लाइक आई कम विद लाइक द सेम कमांड्स, जो उसके अंदर कुछ भी चेंजेस रहेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा कि अपडेट वगैरह करना रहेगा मॉडल को, तो आप कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए क्या कमांड हो सकता है, तो वो भी मैं बताऊंगा इन द लाइक द नेक्स्ट सेशंस ओनली।